नमस्कार। जरा सोचिए कि किसी विशाल साम्राज्य की कहानी को समझना है, लेकिन पास में कोई किताब नहीं है, सिर्फ कुछ खंडहर हैं और कुछ भूले बिसरे श्लोक। प्राचीन भारत को समझने में यही सबसे बड़ी चुनौती है, और आज हम इसी पहेली को सुलझाने का सफर शुरू कर रहे हैं। तो सवाल यही है ना? एक ऐसी सभ्यता की कहानी को कोई कैसे जानेगा जिसने अपने पीछे कोई लिखा हुआ इतिहास ही नहीं छोड़ा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधे भारत के सबसे शुरुआती और सबसे रहस्यमयी चैप्टर में ले जाता है। इसका जवाब हमें मिलता है ईंट और पत्थर में। सिंधु घाटी सभ्यता ने हमें शहर दिए, कोई ग्रंथ नहीं। और ये शहर और ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव है पुरातात्विक रिकॉर्ड। वो रिकॉर्ड जहां पुरातत्वविदों ने एक पूरी तरह भूली हुई दुनिया को फिर से जिंदा कर दिया। सदियों तक, जी हां, सदियों तक भारत का ये प्राचीन चैप्टर पूरी तरह से खोया हुआ था। फिर 1920 के दशक में दयाराम साहनी और आर.डी. बैनर्जी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में धूल के नीचे छिपे शहरों को खोज निकाला। सोचिए, इस एक खोज ने भारत के इतिहास को हजारों साल और पीछे धकेल दिया। और इन खंडहरों से जो कहानी सामने आई वो तो हैरान करने वाली है। हम बात कर रहे हैं एकदम सटीक ग्रिड सिस्टम पर बने शहरों की, उस समय की सबसे एडवांस्ड ड्रेनेज प्रणालियों की। इनकी शहरी प्लानिंग इतनी बेहतरीन थी कि ये मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी महान सभ्यताओं को भी टक्कर देती थीं। और ये सब हमें बिना किसी किताब के सिर्फ खंडहरों को पढ़कर पता चला है। और फिर अचानक सब कुछ थम सा गया। लगभग 1750 ईसा पूर्व के आसपास ये चहल पहल वाले शहर वीरान हो गए। ये इतना एडवांस्ड समाज क्यों और कैसे गायब हो गया, ये आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। और इसके बाद पुरातात्विक रिकॉर्ड में एक लंबी खामोशी छा जाती है। तो यहां से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। भारतीय इतिहास का अगला चैप्टर एकदम अलग तरह के सबूतों से समझा जाता है। अब हम खंडहरों की दुनिया से निकलकर शब्दों की दुनिया में कदम रख रहे हैं। चलिए अब साहित्यिक रिकॉर्ड की तरफ चलते हैं। यह है वैदिक युग, एक ऐसा समय जिसे शहरों से नहीं बल्कि शक्तिशाली और मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए गए ज्ञान से जाना जाता है। इस युग के केंद्र में है वेद, और ये सिर्फ 4 धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि ये उस समय के समाज और उनकी सोच को समझने का हमारे पास एकमात्र जरिया है। ये हमें एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जो शहरों और ईंटों से नहीं बल्कि विचारों और परंपराओं से बनी थी। जरा सोचिए, इन भजनों को लिखा नहीं गया था, इन्हें पीढ़ियों तक सिर्फ याद करके आगे बढ़ाया गया। और इन्हीं याद किए हुए शब्दों से हमें उनकी सभाओं, उनके सामाजिक ढांचे और अग्नि और इंद्र जैसे देवताओं के बारे में पता चलता है। इतिहास अब पत्थरों में नहीं बल्कि शब्दों में जिंदा था। लेकिन देखिए, विचार कभी एक जगह नहीं रुकते हैं ना। वैदिक युग के बाद भारत में एक बहुत ही गहन बौद्धिक और आध्यात्मिक मंथन का दौर आया। पुराने विचारों पर सवाल उठाए गए और नई नई विचारधाराओं ने जन्म लिया। ये था दार्शनिक रिकॉर्ड का समय। और इसी दौर से 2 बड़े दार्शनिक आंदोलन उभरे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इन दोनों ने ही उस समय की वैदिक परंपराओं को चुनौती दी और जीवन के उद्देश्य के बारे में एकदम नए विचार सामने रखे। जैसे कि गौतम बुद्ध ने इंसानी अस्तित्व को समझने के लिए एक सरल लेकिन क्रांतिकारी फ्रेमवर्क दिया। उनके 4 आर्य सत्य कि जीवन में दुख है, उस दुख का एक कारण है, उस दुख को खत्म किया जा सकता है और उसे खत्म करने का एक रास्ता भी है। इस विचार ने लाखों लोगों के लिए दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। और ये सब हमें इस कहानी के क्लाइमैक्स तक ले आता है। मतलब इन अलग अलग संस्कृतियों और विचारों का भारत के पहले महान साम्राज्य में एक हो जाना। अब हम बात करेंगे शाही रिकॉर्ड की। अब वो दौर आता है जहां खंडहरों की कहानी और शब्दों की कहानी एक साथ मिलती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य ने पहली बार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक शासन के नीचे एकजुट किया। और इसके विशाल प्रशासन के बारे में हमें ग्रंथों और पुरातात्विक सबूतों दोनों से पता चलता है। और इस साम्राज्य के दिल में है एक असाधारण शासक, सम्राट अशोक। उनकी कहानी तो इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक क्रूर विजेता से वे कलिंग युद्ध की भयावहता देखने के बाद एक शांति प्रिय शासक बन गए। और यहीं पर हमें इतिहास का आखिरी और सबसे ठोस सबूत मिलता है, शाही रिकॉर्ड।
अशोक ने अपनी कहानी और अपने धम्म की नीति को पूरे देश में पत्थर पर लिखवा दिया। ये शिलालेख, जो आज भी स्तंभों और चट्टानों पर मौजूद हैं, उनकी विरासत का एक ऐसा सबूत है जिसे समय भी नहीं मिटा सका। तो आखिर में बात वहीं आ जाती है कि इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो हुआ, बल्कि वो है जो किसी तरह बचा रह गया। ये एक तरह की जासूसी कहानी है जिसे उन सुरागों से जोड़ा गया है जो पीछे छूट गए, चाहे वो खंडर हों, भजन हों या पत्थर में खुदे हुए शिलालेख हों। हर टुकड़ा हमें एक ऐसी दुनिया की तस्वीर बनाने में मदद करता है जो हमेशा के लिए खो चुकी थी, लेकिन जिसे हमने फिर से खोज निकाला है।